सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत की जाबाज बेटियों की हिम्मत की ये तस्वीरें। भारतीय नौसेना की नेवल बेस INS तारिणी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं भारतीय बेटियां। कुछ दिनों पहले जब ये बहादुर बेटियां फॉकलैंड्स से गुजरी थी तो उनके वेसल को समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा था और इस तूफान के दौरान इन्हें तकरीबन 56 फुट ऊंची लहरों का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन इस तूफानी चुनौती से भी निपटते हुए नेवी की ये मर्दानी लगातार आगे बढ़ते रहीं और इन्होंने अपने मिशन को पूरा करने में काफी कामयाबी हासिल की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान जिस गुस्से की वजह से झुलस रहा है। पाकिस्तान ने 7 साल की एक नन्ही मासूम ज़ैनब के साथ दरिंदगी की बात सामने आई। उसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उससे गला घोंटकर मार दिया गया। इस नन्ही सी परी की आवाज़ को हमेशा जिस तरीके से खामोश किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान में चारों तरफ गुस्सा फूट पड़ा है और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर सड़कों पर बाहर आ रहे हैं। आलम तो ये रहा कि पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल की एंकर ने अपनी 8 साल की बच्ची को अपने साथ न्यूज़ टेबल पर लाया और उसके बाद वो 8 साल की बच्ची खेल रही थी और न्यूज़ एंकर खबर पढ़ रही थी और इस पूरे वाक़ये को बयां कर रही थी कि इस तरह की दरिंदगी किस तरह से बच्चों की जिंदगी को तार तार करती है। गाय के जनाजा जितना छोटा होता है ना, उतना ही भारी होता है और ऐसा ही नन्हा सा जनाजा आज कसूर की सड़कों पर रखा है। पूरा पाकिस्तान इसके बोझ तले दबा हुआ है। सही कहा पाकिस्तान के समा न्यूज चैनल के एंकर किरण नाज ने कि जनाजा जितना छोटा होता है उतना ही भारी होता है, उतना ही गम देता है। मैं हूं आपकी मेजबान किरण नाज, लेकिन आज मैं किरण नाज नहीं हूं, मैं एक मां हूं, इसीलिए अपनी बच्ची के साथ बैठी। अपनी नन्ही बच्ची को लेकर न्यूज स्टूडियो में बैठी किरण नाज उस दर्द को बयान कर रही हैं जिसने पाकिस्तान के कसूर जिले को झंझोर कर रख दिया है। 7 साल की ज़ैनब के साथ हुई दरिंदगी के दर्द को एक मां होने के नाते किरण नाज ने महसूस किया और ये दर्द हर शख्स तक पहुंचाने के इरादे से किरण ने अपनी बेटी को साथ बैठाकर न्यूज पढ़ी। जब किरण खबरें पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। 7 साल की बच्ची से रेप और मर्डर, किसी का भी दिल दुख जाए। उधर माँ बाप हरम में बैठे जिंदगी की दुआ कर रहे थे, इधर कसूर में कोई दरिंदा उसी ज़ैनब की जिंदगी की डोर काट रहा था। ज़ैनब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में रहती थी और पिछले हफ्ते वो अपनी खाला यानी बुआ के घर आई हुई थी। ज़ैनब घर के बाहर घूम रही थी कि तभी एक अजनबी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर कचरे के ढेर में मिली मासूम ज़ैनब की लाश। ज़ैनब के साथ रेप किया गया था, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अपनी नन्ही परी का ऐसा हाल देखकर माँ बाप आपा खो बैठे। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे पास ज़ैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है, मैंने कुछ नहीं बताना है। आर्मी चीफ जैसे पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी सो मोटे एक्शन लें। 7 साल की बच्ची से रेप और फिर बेरहमी से कत्ल साफ बताता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कम से कम इंसान तो नहीं कहा जा सकता। और जब जब कोई ज़ैनब दुनिया से जाएगी तब कोई किरण यूं ही अपना दर्द बयां करेगी। ज़ैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है। टीम न्यूज़ नेशन। 7 साल की नन्ही मासूम ज़ैनब के साथ जो दरिंदगी हुई है उसने पाकिस्तान की पूरी आवाम को आज आवेश में ला खड़ा किया है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों का फूटकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। याद कीजिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, मासूम बच्चों के साथ इस तरह का गुनाह करने वाले गुनहगार को अगर सरकारें गिरफ्तार न करें तो क्या आम आदमी का खून नहीं खौलेगा? नीली आंखों वाले गुड़िया, हम तुझसे शर्मिंदा है। माँ तेरी तो रोज मरेगी कातिल जब तक जिंदा है। तुझ पर जो बीती उस पर ज़ैनब हम शर्मिंदा हैं। पाकिस्तान के कसूर जिले में ऐसी ही आवाजें दिन रात गूंज रही हैं। नन्ही ज़ैनब का शव जब कफन में लिपटकर घर से निकला तो हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए।
रोते चिल्लाते लोग जैनब के लिए दुआएं मांग रहे थे। जैनब के माँ बाप का दर्द अब पाकिस्तान के हर बाशिंदे का गम बन चुका है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए अब पूरी आवाम सड़कों पर है। मासूम के साथ हुई इस बर्बरता के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जगह जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की। हिंसा बढ़ते देख पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शनों के दौरान गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खून बहा जान गई, लेकिन कसूर के बाशिंदे पीछे नहीं हटे। वो डटे हुए हैं और हर चेहरे पर एक ही इरादा है, जैनब को इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। ये कोई पहली बच्ची नहीं है, ये कसूर में ही ये 12वीं बच्ची है और ये 12 बच्चों का कातिल, ज्यादती करने वाला दरिंदा अभी तक दंदनाता फिर रहा है और कसूर पुलिस अवाम पे गोलियां चला रही है, उन्हें कत्ल कर रही है। ऐसी न जाने कितनी जैनब है जो इंसान के खाल में घूमते जानवरों की शिकार बनी है और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक ऐसे गुनहगारों के अंदर सख्त सजा का डर नहीं बैठेगा। टीम न्यूज़ नेशन। मासूम जैनब के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर मलाला यूसुफजई ने भी ट्वीट किया है और उसने अपना गम जाहिर किया है। मलाला ने लिखा है कि जैनब के साथ जो हुआ उसे सुनकर उसका दिल भर आया। कसूर में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, ये रोकना ही होगा, सरकारों को कदम उठाना ही होगा और जैनब को इंसाफ दिलाना ही होगा। हमें लगता है कि आज सरहद पार हम भी हिंदुस्तान में ये कह सकते हैं कि इस तरह की वारदात चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, निंदनीय नहीं है, घृणास्पद है। लेकिन यह पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है जहां एक तरफ एक 7 साल की बच्ची के साथ नाइंसाफी और दरिंदगी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, वहीं सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ या फिर फौज की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मारकर या यूं कहें कि उन्हें डरा धमका कर एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार ताहा सिद्दीकी को कल इस्लामाबाद में किडनैप करने की कोशिश की गई। ताहा सिद्दीकी की गाड़ी को घेरे में लिया गया, उसे धमकी दी गई और मारपीट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ताहा सिद्दीकी किडनैपर्स की चुंगल से बाहर निकल आई। हम आपको बताना चाहते हैं कि ताहा सिद्दीकी वही पत्रकार हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी के साथ हुए पाकिस्तानी पत्रकारों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने ट्वीट करके स्पष्ट तौर से कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ व्यवहार किया, यह किसी भी तरह से सभ्य या माकूल नहीं था। जब से ताहा सिद्दीकी ने यह ट्वीट किया, तब से उन्हें अलग अलग मौकों पर धमकियां आ रही थी। और अब बात करते हैं कश्मीर की। जी हाँ, कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसे हम हिंदुस्तान का अभिन्न अंग जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की सरकार ऐसा लगता है कि कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करती है। और यह सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती की सरकार ने यह फैसला किया है कि वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे, वो तमाम नौजवान जो पत्थरबाजी में शामिल हुए हैं और सरकार के खिलाफ पत्थरबाजी के माहौल बनाते रहे हैं, 2008 से लेकर अब तक उन तमाम बच्चों को, उन तमाम लोगों को एक बार माफ कर दिया जाए। यानी कि पत्थरबाजी कर उन लोगों ने हमारे न जाने कितने सैनिकों को घायल किया, पत्थरबाजी कर उन्होंने न जाने कश्मीर की कानून व्यवस्था को कैसे कैसे धता बताया, पत्थरबाजी कर न जाने इन तथाकथित नौजवानों ने आतंकवादियों को कितना मदद देने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को आज माफ करने की बात, और इसकी पैरोकारी कौन कर रहा है? खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। क्या ये वाकई में संभव है? क्या यह संभव है कि वो लोग जो पत्थरबाजी कर हमारे सैनिकों की जान लेने को आ रहे थे, उन्हें हम माफ कर दें? पत्थरबाजी, कश्मीर का वो नासूर जो सालों से कश्मीर के रक्षकों पर ही निशाना तानता रहा। क्या नौजवान और क्या बच्चे कश्मीर की गलियों में अपने ही जवानों पर पत्थरों की बरसात करते नजर आते। बुरहान वानी की मौत के बाद 1 साल तक यूं ही कश्मीर लगातार पत्थरबाजी की इन वारदातों का गवाह बनता रहा और अब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि इन पत्थरबाजों को माफ कर दिया जाएगा। महबूबा सरकार ने 4000 से ज्यादा पत्थरबाजों से केस वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दलील देकर यह फैसला लिया गया है। पत्थरबाजों पर तो महबूबा ने रहम कर दिया, लेकिन क्या कश्मीर के रक्षकों के लिए उनके पास कोई जवाब है? पत्थरबाजी में जिन जवानों की जिंदगी गई, उसका हिसाब कौन देगा?
पत्थरबाजी में जिन जवानों ने जख्म खाए उसका हिसाब कौन देगा? मुंह से वो भारत की तरफदारी करती दिख रही हैं, लेकिन अपने काम से वो भारत विरोधी शक्तियों को और अधिक बल दे रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं। इस महिला से सावधान रहने की आवश्यकता है। सवाल राज्य सरकार में साझेदार बीजेपी पर भी है, जो इस फैसले को लेकर अब तक ठोस सवाल नहीं उठाती नजर आई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों के लिए एमनेस्टी मांग रही थी। केंद्र सरकार की पहल के बाद अब सैकड़ों पत्थरबाजों को इसका फायदा भी मिलने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि इस कदम से घाटी में कितना बदलाव आएगा, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। कहने को तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने की दलील दी और पत्थरबाजों पर रहम करने की ये बात कही और बड़ा फैसला भी लिया। सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सही है? क्योंकि आइए कुछ एक मुद्दे हम आपके सामने रखते हैं। कोलंबिया में FARC से सीज फायर हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से FARC के कार्यकर्ताओं को अभयदान नहीं दिया गया था। श्रीलंका में LTT के आतंकवादियों ने गुनाह जो किया था उसके लिए गुनाहों की उनकी सजा दी गई, उन्हें कोई माफीनामा नहीं दिया गया था। इजराइल ने हमास के उग्रवादियों को कभी नहीं बख्शा है। स्पेन ने बास्क अलगाववादी नेताओं को कोई भी अभयदान नहीं दिया है। इराक और सीरिया ने ISIS के आतंकवादियों को कभी कोई माफीनामा नहीं दिया है। तो सवाल यह उठता है कि कश्मीर में आतंकवादियों का सहारा बनने के लिए, आतंकवादियों को मदद दिलाने के लिए पत्थरबाजी करने वाले नौजवानों को क्या माफीनामा दिया जाना चाहिए? क्या वाकई में आज यह सवाल नहीं खड़ा होता? सवाल यह भी खड़ा होता है कि महबूबा मुफ्ती के इस फैसले पर मोदी सरकार की नीति क्या है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार बार बार उलटफेर करती दिखाई देती है, कभी बातचीत होती है, कभी बातचीत न होने का दावा किया जाता है, यह भी स्पष्ट नहीं है कि मोदी सरकार की पाकिस्तान की नीति आखिरकार क्या है। क्योंकि अगर इस बात को हम सही माने कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विदेश में मिले, तो बातचीत क्या हुई? क्या बातचीत यही हुई कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी? और अगर यही कहना था तो इसके लिए मिलने की आवश्यकता क्यों थी? पाकिस्तान को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार की इस दोहरी नीति का मतलब क्या है? दोनों ही देशों के NSA की बैठक की बातें सामने आई। क्या उसका कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे और क्या ये बताना चाहेंगे कि बैक चैनल्स में क्या कुछ और भी इस तरह की बातें चल रही हैं दोनों ही देशों के बीच रिलेशंस को रीएस्टेब्लिश करने के लिए? We have said that terror and talks cannot go together, but talks on terror can definitely go ahead. भारत की तरफ से यह साफ है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी और यही वजह है कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। लेकिन ये भी साफ कर चुका है भारत कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, बाकी बातचीत के गलियारे बंद ही रहेंगे। वीडियो अनूप यादव के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब तक आतंकवाद पर नकेल नहीं कसी जाती तब तक बातचीत करने का कोई मतलब है भी, और अगर नहीं तो आतंकवाद के मसले पर बातचीत हो ही क्या सकती है? कि आपने हमारे कितने हिंदुस्तानी नागरिकों को मारा, क्या ये बातचीत करने की आवश्यकता है? खैर, लगता है कि यह सरकार की नीति है। आइए अब बात करते हैं कि रामायण के रास्ते किस तरीके से कूटनीति की दिशा तय की जा रही है। भगवान राम का नाम बनेगा कूटनीति का मार्गदर्शक। दिल्ली में होने वाले आसियान सम्मेलन के दौरान भारतीय कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए रामायण का सहारा लिया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वचन, मां सीता का त्याग, लक्ष्मण का समर्पण। रामायण सदियों से जीवन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाती आ रही है और अब रामायण का यही सार भारत की कूटनीति को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। आसियान सम्मेलन के दौरान भारत समेत थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देशों के रामायण का मंचन भी होगा। दिल्ली में 25 और 26 जनवरी को आसियान सम्मेलन हो रहा है, जिसमें आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसी सम्मेलन में सभी देशों के रामायण का मंचन किया जाएगा।
when they come for the plenary session, together they will also inaugurate a set of commemorative stamps on India-ASEAN Commemorative Summit, again focused on the theme of Ramayana. भारत भले ही आसियान के कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन रामायण आसियान देशों की संस्कृति का आधार है और यही आधार अब भारत और आसियान देशों के बीच कूटनीति के नए आयाम तय करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। कूटनीति के साथ साथ रामायण भारत समेत तकरीबन पूरे आसियान के देशों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधती है। इंडोनेशिया में रामायण को रामायण काकावीन कहा जाता है। रामायण काकावीन में महाराज दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है। रामायण काकावीन में कैकई, कोप, वनवास, भरत मिलाप का भी जिक्र देखने को मिलता है। इस्लामिक देश इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन भी किया जा चुका है। थाईलैंड में रामायण को रामकियायन कहा जाता है। थाईलैंड की प्राचीन राजधानी का नाम अयोध्या है। थाईलैंड में सम्राट के नाम के साथ राम उपनाम के तौर पर पहले जोड़ा जाता है। कंबोडिया में रामायण को रामकेर कहा जाता है। अंकोर वाट में रामायण की कथाओं का पूरा चित्रण आप देख सकते हैं। म्यांमार में रामायण को रामस्तु या रामवास्तु कहा जाता है। कुछ हिस्सों में रामायण को यमायाना भी कहा जाता है। इन कथाओं में हनुमान को अनुमान कहा जाता है और मलेशिया में रामायण को हिकायत सेरी राम कथा के नाम से पहचाना जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में रामायण कितना न सिर्फ चर्चित है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर हिंदुस्तान की एकबद्धता दक्षिण एशिया से कितनी दिखाई देती है। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके बाद आपकी आंखें शर्म से झुकी की झुकी रह जाएंगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक स्कूल में चोरी हुई और चोरी का सामान ढूंढने के लिए छात्राओं की तलाशी ली गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब तलाशी के नाम पर छात्राओं से उनके कपड़े उतरवा लिए गए तो जरा सोचिए इसका क्या मतलब निकलता है। हम अपने देश में कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां क्या पढ़ने जाएंगी स्कूलों में, जब स्कूलों में उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, जब लड़कियों से उनके कपड़े उतरवाए जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया जाएगा। इस तरह के नारे हमारे देश की इस पूरी परिपाटी और सोच पर सवाल खड़े करते हैं।